वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और यकीनन साथ साथ आप मैच भी देख रहे हैं। हाँ, मैच अभी तो आप अभी पिच रिपोर्ट सब देख रहे होंगे ना कि पिच अब कैसी होने वाली है, क्योंकि आज पाकिस्तानी बॉलर्स के हक में पिच जाने वाली है नहीं। कुछ ही देर में जब मैच शुरू हो जाएगा तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी बॉलिंग पिच हो कि 3 ओवरों में मैच खत्म हो जाए, है ना। ये हम बस चाहते हैं कि हर चीज़ जो है हमारी मर्जी और हमारी मंशा के मुताबिक। वैसे हमसा क्या सूरत हाल लग रही है आपको? ठीक है, रिजवान ने बहुत अच्छी सेंचुरी बनाई, बड़ा अच्छा सब कुछ किया, मगर 127 एक रन की विकेट के ऊपर जैसे उन्होंने चेस किया, मतलब तो वो अब फिर मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले टेस्ट में भी हमने देखा था इसी तरह से साउथ अफ्रीका एक दफ़ा मैच को लेके जाते हुए नजर आ रहे थे कि जी कि कमाल बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक ही नुमान और यासिर शाह ने जो है विकेट्स ले ली और मामला कुछ सीधा हो गया। मुझे ऐसे मैच अच्छे लगते हैं जो थोड़ा फंस के थोड़ा इंटरेस्ट के साथ चलते हैं। वन साइडेड मैच भले वो किसी भी टीम के हक में हो, वो देखने का तो मजा नहीं ना आता। 370 रन का टारगेट था चौथी इनिंग्स के लिए, ये एक बेहतरीन बड़ा टारगेट है और पाकिस्तान ने एक अच्छी इनिंग्स के लिए रिजवान की वजह से नीचे टेल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रही। 243 रन है तकरीबन, और ये जो 243 रन है क्या ये आज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कंडीशंस क्या हैं? अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे देंगे। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया जनूबी अफ्रीका ने दूसरे इनिंग्स में, क्या देख रहे हैं आज? किसका पलड़ा भारी रह सकता है? बॉलर्स को कोई फायदा होगा? जी गुड मॉर्निंग हमजा और फरा, आपको भी सुबह खैर। और जो सबसे पहली खबर जो मैं इंडिया क्रिकेट स्टेडियम से आपको दे रहा हूँ कि सनी मॉर्निंग है, कोई बारिश का इम्कान नहीं, तो मौसम का तो असरअंदाज होने का कोई चांस नहीं। लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों ने, मैकरम ने और डॉसन ने कल बैटिंग की है, तो देखें इस वक्त तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एज इसलिए है कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा टोटल किसी टीम ने चेज नहीं किया चौथी इनिंग्स में। लेकिन क्रिकेट को कहते हैं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, हो सकता है। लेकिन आज जो पहला सेशन है, पहले 2 घंटे का खेल मेरे ख्याल में ये मैच की टोन सेट करेगा। लेकिन अब असल इम्तहान जो है, पहला जो इम्तहान था उसमें तो मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। अब जो इम्तहान है वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का इम्तहान है कि यासिर शाह, नुमान अली, फिर हमारे जो फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह, हसन अली, जिन्होंने पहली इनिंग्स में 5 विकेट और फहीम अशरफ, ये किस तरह की करते हैं। तो पिच माहिरीन भी बड़े इसमें हैरान और परेशान है कि पिच ने अचानक जो है वो पहले स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट किया, फिर आसान हो गई, फिर स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट किया। अब अचानक जो है वो पिच जो है बिल्कुल कल शाम तक तो फ्लैट नजर आ रही थी। अब देखना है कि ये पिच किस तरह बिहेव करती है। लेकिन आज जो मेरे ख्याल में अभी जो 2 घंटे का सेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। तो आपको लग रहा है कि मैच 50-50 है इस वक्त, या 60-70-30 का रेशो लग रहा है? और हसन अली ने अच्छा परफॉर्म किया था अगर पिछली इनिंग्स की बात करें, इस इनिंग्स में भी आपको दिखाई देता है? मतलब अभी तो जैसे आप कह रहे हैं पिच के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसी परफॉर्मेंस आती है, बट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए फरा, पाकिस्तान की जो टीम है, होम एडवांटेज है। हमारे क्रिकेटर साल से इन्हीं पिचेस पर खेलते रहे। अभी तक अगर आप रेशो की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में 60% पाकिस्तान जीत के इम्कान हैं, 40% साउथ अफ्रीका के हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कल वेस्ट इंडीज ने ढाका में बांग्लादेश को 394 रन चेस करके हराया, और 1 महीने पहले इंडिया ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराया 324 रन चेस करके। तो क्रिकेट में आज के दौर में जबकि वनडे और T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, ये स्पोर्ट चेंज होना मामूली बात है। दरअसल पाकिस्तान के लिए अभी सिचुएशन कोई आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इस वक्त कोई प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। वही जिस तरह मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स अगर शुरू में ब्रेक थ्रू ले लें तो पाकिस्तान के अभी चांसेस हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहरहाल पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप पाकिस्तान की बैटिंग से सीरीज की बात कर ली जाए, दोनों मैचेस की बात कर ली जाए, क्या मुतमईन है कि हाँ ठीक बैटिंग की या मुनासिब बैटिंग थी जिस तरह की पिचेस थी? देखिए मेरे ख्याल में रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, अजहर अली ने बैटिंग में बैटिंग की है, बाबर आजम पर देखें होम ग्राउंड पर काफी सफल करते हुए नजर आए हैं। हमारे ओपनर्स की परफॉर्मेंस जो है उससे भी सवालिया निशान है।
तो हमें एक बार ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर हमें देखना होगा कि कौन से वो प्लेयर है। जैसा फवाद आलम की अगर आप इनिंग्स निकाल दें तो शायद पाकिस्तान कराची टेस्ट नहीं जीतता, लेकिन अब हमें कोई प्लान करना है फ्यूचर के लिए कि हमारी बैटिंग में किन लोगों को हमने अपने प्लान में रखना है और किन को यहाँ खुदा सकता है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त हमारी बैटिंग ने कोई बहुत अच्छा शो नहीं किया जिसकी वजह से हम कह सकें कि हम जो है वो हमजा तो इतना मायूस हो गए कि कहाँ ये बाबर आजम करते नहीं थकते थे, अब देख लें अभी तक इन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो ये बताइएगा कि कप्तानी का बर्डन है जिसकी वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है बैटिंग की मुतासिर हो रही है, या फिर कोई और वजह है कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे? इतने मुश्किल बॉल नहीं पड़े थे, बॉल सीधे ही थे, इतना कोई अच्छा बॉल नहीं था कि कहा जाए कि बाबर आउट हो गए। देखिए, कप्तान का टेस्ट ही तब होता है जो जिस तरह आज पोजीशन है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी तो दे दी, लेकिन आज उसका रियल टेस्ट है। बैटिंग में तो बाबर आजम अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन कप्तानी में बाबर आजम क्या करते हैं तो आज उनका रियल टेस्ट है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे दुनिया के बड़े प्लेयर जो हैं वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को मैं तो उस वक्त भी कहता था कि हमने एक सेट टीम को खराब कर दिया सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा के। तो बाबर आजम को हमने कप्तानी तो दे दी, लेकिन आज पता चलेगा कि इस मुश्किल सिचुएशन में वो किस तरह के अंदर फैसले करते हैं। तो बाबर आजम की कप्तानी का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक बुकी का मामला है जो सामने आ रहा है रावलपिंडी स्टेडियम से मुबैना तौर पर, जिसको पकड़ा गया है। उस हवाले से हमें कुछ बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं, किस किस्म का, किस नौयत का, किस लेवल का वो बुकी है? सिर्फ ऐप पर गेम खेल रहा था, उधर उसने सट्टा लगाया हुआ था, या कोई खिलाड़ियों से राब्ते भी सामने आए? नहीं, खिलाड़ियों से तो कोई राब्ते सामने नहीं आए, क्योंकि ये जो मैच टेलीवाइज हो रहा है ना, ये डिले मैच है। तकरीबन कोई अगर आप ग्राउंड में बैठ के हम देख रहे होते हैं ना, तो 1 मिनट की डिले पे मैच चल रहा होता है। अच्छा। तो ये किसी म्यूजिक के जो वेंडर थे उनके जरिए इसने कार्ड बनवाया और ये ग्राउंड में आया और इस पर इंफॉर्मेशन 10,000 रुपए ले रहा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने बिलाल नाम का ये मुबैना तौर पर जो बुकी है, यहाँ न्यू टाउन थाना है, उसने अरेस्ट किया हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में बुकीज के लिए कोई कानून नहीं है। कानून का मुसव्विदा जिसके तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज होते हैं वो अभी तक कौमी असेंबली और सेनेट से पास होना है। तो मेरे ख्याल में आज अगर कोर्ट में अपीयर भी किया तो उसकी जमानत हो जाएगी, लेकिन बहरहाल नेटवर्क जो है उसका पता लग सकता है, क्योंकि FIA ने भी इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन की है। तो जो सबसे बड़ा इसमें मसला दरपेश है वो यही है कि सट्टेबाजी के हवाले से आज तक हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। लेकिन बहरहाल अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक इंफॉर्मेशन के लिए 10,000 रुपये ले रहा था। उसका कहना है कि मैं कराची टेस्ट में भी मौजूद था, बैरून मुल्क भी पाकिस्तान के मैचेस में मैं इंफॉर्मेशन ग्राउंड में बैठ के प्रोवाइड करता रहा हूँ, और जो पाकिस्तान के PSL के मैचेस थे, PSL 5 में, वहाँ भी वो बुकी ग्राउंड में बैठकर सट्टेबाजों के नेटवर्क के लिए काम करता रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बहुत अलार्मिंग है वो करेंगे, क्योंकि PCB की प्रोडक्शन है, आप उसको YouTube पर भी देख सकते हैं। लेह की वजह से आप देखें एक बॉल का लगता है। अच्छा, वो आप हमारी देख लें, हमारी जो स्पॉट फिक्सिंग हो रही थी 9 बॉल का लग रहा था, वाइट बॉल का लग रहा था, तो ये वही मामला था कि वो बता देता है कि भाईजान अगली बॉल पे तो चौका आने लगा। तो जितने आप मतलब ग्लूड होते हैं स्क्रीन के साथ, तो फिर ये सब मामला तो होंगे। अब अल्लाह करे कि इतना हम मॉरली स्ट्रांग हों कि हम इन चीज़ों पे ना जाए। मैं दुनिया के चूँकि इसी तरह से सारे लोग कर रहे हैं। हमजा, मैं एक और चीज़ की तरफ बात करना चाह रही हूँ। PSL 6 का नया तराना आपको कैसा लगा? जाती राय मैं दे दूँ। अच्छा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने मुकम्मल सुना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वजह? अच्छा, अब ये मैं जाती राय है इसलिए मैं देता हूँ कि ये PSL जो था ना, ये मुझे ये लगा कि पंजाब सुपर लीग नहीं है। इसका गाना ऐसे पंजाबी से शुरू नहीं कर देना चाहिए था, आपको उर्दू में रखना चाहिए था, या फिर तमाम जुबानों को उसमें लेके आते तो आपको फील होता कि ये गाना कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये मेरी एक जाती राय है। मुझे लगा कि पंजाबी, फिर आप उर्दू में आ गया, आपने रैप करवा लिया, और फिर आपने गाना ही रैप कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे यही डिबेट जो है ना इस वक्त चल रही है। बहुत सारे लोगों को तो बहुत पसंद आया है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी भी एक राय होगी यकीनन, लेकिन और बहुत सारे लोग जिनसे हमारी मुलाकात हुई वो क्या एक राय रखते हैं इस PSL सॉन्ग के बारे में, हम आपको सुनवाते हैं।
जफर वाला ज़्यादा बेहतर था, अली जफर से ही नहीं करवाना चाहिए था। नसीबुल लाल ने गाया वो नहीं अच्छा, मुझे तो बड़ा पसंद आया, सो आई एंजॉयड अ लॉट। फवाद खान ने गाया, वो थे गाने, ये कोई गाने तो नहीं है। नसीबुल लाल वाला से ना अली जफर वाला सही ज़बरदस्त है, वो बेहतर है। फ्लॉप गाना, ये वो सॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कि कवालियाँ चल रही हैं पीछे। ख़ुसूसन जब उन्होंने ये गाना गाया है, इस नौजवानों को एग्रेसिव कर दिया है कि वो PSL बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। बस उसका म्यूज़िक बंद कर दो फिर अच्छा लगता है। नसीबुल लाल का कोई इतना फेवरेट नहीं है, नगमे ने और ही जोश व खरोश जो है वो पैदा कर दिया। नसीबुल लाल ने बहुत ही अच्छा गाना गाया। अच्छा, मैंने जो है ना खुल के ज़ाती राय तो दी है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट भी लगा वो नसीबुल लाल साहिबा का ही लगा। बिल्कुल, सबसे बेहतर भी उस गाने में वही। हाँ, अगर शकीरा जो है वो फुटबॉल का इंटरनेशनल जो है वो गा सकती हैं, तो मेरा ख्याल है कि विमेन वॉइस इन मेल टूर्नामेंट्स एंड इवेंट्स इज अ गुड कॉम्बिनेशन। आयमा भी हैं, वही ना। लेकिन मैं अगर पूरे वो पहले मर्दाना थे ना, अली जफर थे और ये लोग थे, मतलब सारे मर्दाना आवाजें। मैं तो अली जफर का वैसे इंतजार कर रहा हूँ कि क्या वाकई भाई इस दफा भी हाजिर है या भाई हाजिर नहीं है। उन्होंने ट्वीट भी किया कि यार अब मैंने क्या कर दिया, क्योंकि सारे कह रहे थे अली जफर आप वापस आ जाएं। फिर सही। चलें जी, हम इस बात के साथ अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे कि बात करेंगे कुछ भारत की बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और इल्ज़ाम तराशियाँ जिसे दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों का इतराफ़ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 27वीं रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों और ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए साबित कदम है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के लिए माली ताउन करने वाले अफराद की गिरफ्तारी के साथ साथ मतलूब अफराद और जायदादों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। और दहशतगर्द तंजीमों के भारतीय हिमायत पर DGISPR ने डोजियर पेश किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 ग्रुप्स ने कलअदम TTP से इत्तेहाद का ऐलान किया, जिससे TTP की ताकत में इजाफा हुआ और हमलों में तेजी आई, और ये भी भारत की मंशा से हुआ। बिल्कुल सही। सो TTP इंजमाम से पाकिस्तान और खित्ते के लिए दहशतगर्दी के खतरे में इजाफा हुआ। ये जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक TTP के मुनक़सिम धड़ों को भारतीय हिमायत से अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया। TTP गुज़िश्ता बरस 3 माह में 300 से ज़ायद हमले कर चुकी है, और इसके साथ जो अफगान मुफाहमती अमल और पाकिस्तान के इस खत्ते में अमन के लिए कोशिशें और काविशें सबूताज करने की जो कोशिशें वो भी जाहिर है पूरी दुनिया की सामने। पाकिस्तान ने जिस तरह डोजियर पेश किया, पाकिस्तान जो हकाइक सामने लेके आया, दुनिया उस बात को अब मान रही है, उस बात को कह रही है कि दुरुस्त है, और भारत का मकरू चेहरा सामने आ रहा है। जिस तरह से डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात की थी फरहान ने फ्राइडे को, बिल्कुल वैसी बात है कि दुनिया के सामने मकरू चेहरा भारत का जो है बेनकाब, यानी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से अब वो एक फ्लॉड डेमोक्रेसी जो है वो करार पाए हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्दी में मुलविस अनासर के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों का एतराफ़ किया है। आपके ख्याल में कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ मुल्क खासतौर पर अमेरिका वगैरह भी कभी कभार एतराफ़ करते ही रहे हैं, लेकिन जो इस रिपोर्ट की अहमियत है वो बड़ी मुख्तलिफ है। एक तो ये कि ये गैर जानिबदाराना रिपोर्ट, क्योंकि ये एक आलमी अदारे की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ ये है कि ये उस वक्त पे सामने आई है जब भारत एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ने उन लोगों के खिलाफ जिनको कि यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है एज टेररिस्ट या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके खिलाफ पाकिस्तान एक्शन नहीं दे रहा। जबकि ये रिपोर्ट सर्टिफाई करती है कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर न सिर्फ उन लोगों को अरेस्ट किया, सजाएं दिलवाई जिन पे भी इल्जाम है कोई, और फिर उनकी जायदादें भी जब्त हुई, उनके एसेट्स में वो फ्रीज किए गए बैंकों में। ये सारी चीजें वहां पे उसमें डॉक्यूमेंटेड हैं उनकी रिपोर्ट में। उसके अलावा जो आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसका जो मरकज है अफगानिस्तान में, उसको आइडेंटिफाई किया, वहाँ TTP कैसे मुनज़्ज़म हो रही है, और फिर पाकिस्तान और खित्ते के बाकी मुल्कों को इस नेटवर्क से कितना खतरा है। ये चीजें पाकिस्तान के स्टांस को पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। खास तौर पे अगर हम उसको वो जो डोजियर दिया था उसकी रोशनी में अगर हम देखें, मेरी 1-2 ऑब्जर्वेशन थी उस डोजियर में। हमने उस डोजियर में 66 ऐसे मरकज, ऐसे बेसेस आइडेंटिफाई किए थे जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जहां पे मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है या उनको कैंपिंग की हुई है, उनको सहूलत वहां पे दी जा रही है। ये चीजें भी यूनाइटेड नेशन को चाहिए था कि ऑन ग्राउंड वो उनको वेरीफाई कर लें, और मेरा ख्याल है की होंगी, लेकिन रिपोर्ट में शायद किसी मसले की वजह से जिक्र ना हो।
और ये इसलिए ज़रूरी था कि जब अफगानिस्तान को कभी कहा हमने कि जनाब आपकी सरजमीन से पाकिस्तान में टेररिज्म होता है, तो उनका जवाब होता है कि जनाब हमारी तो रिट नहीं है उन तमाम इलाकों में, तो हमें वो रिट वाले इलाके उनको वो चीज़ें दिखानी चाहिए थी कि 66 कैंप चाहिए तकरीबन रोड्स के साथ साथ हैं। और फिर ये कि जब भी कभी वहां पे कोई वाकया होता है वो मुंह खोल के पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं, तो ये उनको करने के लिए बड़ा जरूरी था कि ये चीज आती। फिर और जो चीज देखने की है वो ये है कि वहां पे CIA है, अमेरिका है, नेटो, उनके इतने रिसोर्सेज हैं वहां पे इंटेलिजेंस के, ये कभी हो सकता है कि उनके इल्म में ना हो कि भारत वहां से क्या कर रहा है। तो ये चीज है जो कि किसी न किसी शक्ल में हाईलाइट होनी चाहिए। बिल्कुल कि आफ्टर ऑल वहां पे CIA और ये जो दुनिया है, इनको ये अंधे हैं, इनको क्या पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है वहां पे, इनको हमें बताने की जरूरत है या हमें डोजियर्स पेश करने की जरूरत है। तो लगता ये है कि ये सब की मेरी भगत आपस में भारत को एक तरह की खुली छूट और जानते हुए नतीजा ये है कि पाकिस्तान को अब क्योंकि सारा कुछ मुयस्सर आ गया, हमें FATF में भी जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में भी जाना चाहिए, ताकि भारत को अब डिफेंसिव पे डाला जाए, भारत के ऊपर सारा मलबा लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 15 साल भुगता है ये चीज। ठीक है, तो हमारा अब है उसको वापस इन्हीं के ऊपर लेके जाना चाहिए। जनरल साहब ये बताइएगा, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल यही मामला है कि रिपोर्ट्स पहले भी बहुत आती हैं, आलमी फोरम्स पर बात भी होती है, भारत का मकरू चेहरा पाकिस्तान बेनकाब भी करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही होती। उसके लिए अब क्या करने की जरूरत है? क्या ये सिर्फ रिपोर्ट सामने आएगी? इस वाली रिपोर्ट के बाद भी रिपोर्ट की क्या अहमियत रह जाती है जब कुछ अमलियत ही नहीं है इस मामले पर, भारत को रोका ही नहीं जाता? देखिए, इसमें भी दो पहलू हैं। पहला तो दुनिया का जो हम जानते हैं कि भारत को हमायत हासिल है मुख्तलिफ वजूहात पे, मार्केट की वजह से या लोगों के अमेरिका वगैरह के अपने मुफादात की वजह से जो स्ट्रेटजिक उनकी तो ठीक है वो है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमने कभी इतना अच्छा डोजियर भी पहले पेश नहीं किया जो इस दफा था। और ये बड़ा मुश्किल है कि इसमें बात चीजें ऐसी हैं जो बैंकों के ट्रांजैक्शन है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। अब सारा आप देखिए कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उस डोजियर के बाद इंटरनेशनली उस पर रिस्पॉन्स आनी शुरू हुई है। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी जो आई है, ये कभी इस तरह की रिपोर्ट ना होती अगर पाकिस्तान ने इतने वाज़ेह सबूत और इतनी जबरदस्त चीजें ये हवाले न की होती, यहाँ भी बीमार जाते। ये हुआ है। और दूसरी तरफ ये है, हमारा जो चक्कर है वो ये है कि हम अमूमन ये सोच के कि दुनिया उनको हमायत कर रही है भारत को या उनके मफादात हैं, तो हम जल्दी चुप कर जाते हैं। मेरा ख्याल है हमें लगातार कैंपेन करनी चाहिए, इसमें वक्फे नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर भारत की कैंपेन को देखें तो वो भी यही लगातार करते रहे। ठीक है सर, तो हमें वगैरह में ये इशू उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। EU अगर हम बात करें, डिसइंफो लैब हमारे सामने है, डोजियर सारे हमारे सामने हैं, लेकिन आपके सामने ओबामा ने लिंचपिन करार दिया था इंडिया को अपने दौर में, और जो बाइडेन जो है नायब सदर थे। अब जो बाइडेन जो है इज प्रेसिडेंट, तो इंडिया के बारे में उनका रवैया, और पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस में ही गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंडिया को 3 कमेटियों की सरबराही मिली है। सो ये तमाम चीज़ें हक़ाइक़ हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन इंडिया को दुनिया में जो मकाम हासिल है, ये हासिल होता चला जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे और वहाँ पे आपके ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, वहाँ पे उनको एक बड़ी क्रूशल है कमेटी जो कि अफगान तालिबान की है, अफगान तालिबान के बारे में इंफॉर्मेशन और उनके ऊपर पाबंदियों के बारे में है। वो भारत को एक मिली है जिसका कि काफी मैं समझता हूँ उसके सीरियस इफेक्ट्स आ सकते हैं खित्ते के ऊपर, क्योंकि पीस प्रोसेस जो है वो अफगान तालिबान के रेफरेंस से ही चलाया जा रहा है, और पहले ही भारत पीस की जो एफर्ट्स हैं इनको अफगानिस्तान में सबोटाज कर रहा है। अब चीज ये है कि यहाँ पे आप अगर ये सोचें कि ठीक है यहाँ पे हमें सपोर्ट वो नहीं मिल रही और भारत को मिल रही है, ये अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन आप अफगानिस्तान में देखिए कि अफगानिस्तान के अपने लोगों को क्या अपने मुल्क का अमन अजीज नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, वहां पे अशरफ गनी और अब्दुल्ला अपने जॉब्स, अपनी जो पोजीशन है उनको बचाने के लिए भारत के साथ वो कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर पीस प्रोसेस में अफगान तालिबान को कोई हिस्सा मिल जाता है उस एग्रीमेंट की शक्ल में, तो शायद वो सदर ना रहे अशरफ गनी और अब्दुल्ला का भी क्लाउड खत्म हो जाए। तो वो अपने मुल्क के अमन को दाव पे लगा के बैठे हुए। तो बदकिस्मती ये है कि जब खुद आप अपने मामलात में
बहुत गर्ज हो जाए कि मैंने मुल्क के मफाद के ऊपर अपने मफाद को तरजीह देनी है, तो फिर अमन तो नहीं आएगा। तो हमें मुश्किलात यहाँ पे सिर्फ भारत की तरफ से नहीं है, बल्कि उन लोगों की तरफ से भी हैं जो अपने मुल्क में अमन लाना नहीं चाहते। इस चीज की वजह से अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहेगी, और इंस्टेबिलिटी रही तो भारत वहां से ये कार्रवाइयां करता रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी तो होगी नहीं। तो ये बड़ा एक अजीब सा किस्सा है, दुश्वारी है इसमें कि अफगान लीडर्स खुद अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। बिल्कुल सही सर, लेकिन इस कमेटी की सरबराही की सूरत में अब इंडिया को बिल्ली चीचड़ों की रखवाली वाली सूरत हाल नहीं है। एक तरफ तो ये रिपोर्ट है जो कह रही है कि इंडिया जो है वो वहाँ पर मुलव्विस है बाकायदा, मतलब TTP को दोबारा से मिलाने में, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कार्रवाइयों में, ऊपर से अफगान की कमेटी उनके पास है। तो ये मामला तशवीशनाक नहीं है? देखिए, बात यह है कि इसके अलावा दो एक और कमेटीज थी जिनकी भी वो कोशिश कर रहे थे उसकी प्रेसिडेंटशिप लेने के लिए। वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा डैमेजिंग हो सकती थी। उसमें पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वगैरह ये लगाने की कोशिश करते रहे हैं, उसके रेफरेंस से हमारे लिए मसाइल वो हमने कोशिश करके बचाया, उधर उनको नहीं। लेकिन अफगान तालिबान का मिली हकीकतन अफगान तालिबान जो है उनके खिलाफ ये जब काम करेंगे तो अफगान तालिबान इनके खिलाफ हो जाएंगे, उनको भी भारत का चेहरा नजर आना शुरू होगा। आज दिन तक उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन ये इस लिहाज से एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है भारत के लिए कि बजाय इसके कि उनके तालिबान के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर होते, वो बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अगर तालिबान ने देखा कि अमन के रास्ते में ये रुकावट है तो वो इनके, तो हमारे लिए तो वो उस लिहाज से कोई इतना तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ भारत को पहुंचेगी अगर इन्होंने वो करने के बाद। लेकिन डेफिनेटली एक मसला जरूर है जो हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान में अमन आए, वो प्रोसेस हो दूर चले जाए, खास तौर पे जब जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम ये माहदे को रिविजिट करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक। जन साहब प्रॉब्लम ठीक है। जन साहब, ये मामला कि अब मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें तिजारत बहुत अहम चीज़ है और भारत उसमें बहुत आगे है, इसको हमें मानना भी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए इस मामले को। सफारती सतह पर मामला क्या सिर्फ इस तरीके से हल हो सकता है कि हम बार बार उनको याद करवाते रहें, या फिर हमें सफारती महाज पर दोस्तियाँ करनी होगी? भारत बाकायदा तौर पर लॉबिंग करता है, हमें उस लिए कितनी मेहनत करनी होगी और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, आप क्या देखते हैं? देखिए, पहले की निस्बत तो काफी ज्यादा काम हुआ है इस दौर में, लेकिन अब भी हमारी डिप्लोमेसी उतनी अग्रेसिव, उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप भारत को देखिए कि जब पाकिस्तान के ऊपर उसने इल्जाम तराशियां कर रहे थे और करनी थी कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है भारत में, तो वो जो भी उनके मुल्क में विजिटर आता था उसके साथ जो ज्वाइंट कम्युनिके इशू होता था उसमें हर दफा ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान ये काम बंद करे। इसका दुनिया पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप देखें कि इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं, वो जो भी अमेरिका से कोई आया है, इजरायली वजीर आजम वहां पे आया, कोई भी आया, वो ज्वाइंट कम्युनिके में ये करवा लेते थे। हमने कभी नहीं ये करवाया, हालांकि टर्की के प्रेसिडेंट यहाँ पे आते रहे हैं, हमारे उनसे बड़े ताल्लुकात हैं और मेरा ख्याल है कभी वो झिझकते भी ना आते, ये वर्दगान इसमें सपोर्ट करते थे, लेकिन हमने ये कोशिश नहीं की, हमने अपने ज्वाइंट कम्युनिके में ये शामिल नहीं किया। इसी तरह जब हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, हमारे लीडर जाते हैं तो इंसिस्ट नहीं करते वहां जाके कि भारत के इस अमल को उजागर किया जाए, वहां पे कहा जाए या उनके। तो बात यह है कि फोकस की कमी है हमारे यहाँ, हमने कभी भी वो डेडिकेटेड एफर्ट नहीं की। बिल्कुल फोकस की कमी, हमने डेडिकेटेड एफर्ट कभी नहीं की। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, सबसे सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और वही हमें करने की जरूरत है, जिस तरफ हम कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन जरा मजीद तेजी से करने की। बिल्कुल सही, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि पहले तो चले हुकूमत के ऊपर ये एतराज़ था कि हुकूमत और जो है इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं, अब तो हुकूमत एक पेज पर है, तो अब तो मामला बेहतर होने चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं।